एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जुडिशरी। आई एम निवेदिता राजे और हमारी लैंडमार्क जजमेंट सीरीज में आज का पहला एपिसोड है। तो एपिसोड 1 में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, जिससे वो आपको याद भी रहे और आप उसे प्रॉपरली अपने एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फ्रैंक वाइटिस वर्सेस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB। अब शुरू से ही शुरू करेंगे। 2014 के आसपास फ्रैंक वाइटिस, जो कि एक नाइजीरियन इंडिविजुअल थे, उन्हें अरेस्ट किया गया। NDPS एक्ट 1985 के सेक्शंस 8, 22, 23 और 29 के अंडर इन पे एलिगेशंस थे कि इन्होंने कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, कंट्री से इन एंड आउट मूव किया है और उससे रिलेटेड कुछ और भी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज को कंडक्ट किया है, जो इस एक्ट का सेक्शन 8 एक्सप्रेसली मेंशन करता है, जैसे कल्टीवेट करना, हार्वेस्ट करना, प्रोड्यूस करना, स्टोर करना, कुछ भी। ठीक है, अब ये एलिगेशंस जो हैं ये सीरियस एलिगेशंस है और कमर्शियल क्वांटिटी अगर ड्रग्स की, नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की इन्वॉल्व है तो सजा भी बहुत बड़ी है, अप टू 10 years, इवन मोर देन 10 years। और फ्रैंक वाइटिस अनफॉर्चुनेटली कमर्शियल क्वांटिटी को ही डील करते पाए गए। अब इन्हें अरेस्ट तो कर लिया गया, इन्होंने बेल की कोशिश करनी शुरू की और बेल इनको मिली नहीं। बहुत मुश्किल से कहीं जाके 2021 में इनको फाइनली बेल अप्रूव हुई। अब बेल जब इन्हें मिली तो आप सबको पता है कि बेल यूं ही नहीं दी जाती, स्पेशली अंडर नॉन बेलेबल केसेस। ठीक है, बेलेबल या नॉन बेलेबल केसेस आई एम श्योर सबको पता है, पर जिनको नहीं पता है उनको मैं एक बार समझा देती हूँ। दो तरह के ऑफेंसेस हो सकते हैं, bailable offenses and non-bailable offenses. Now the primary difference is based on the name itself, which is bail. Right? तो bailable offenses में you can or a suspect can claim bail as a matter of right. मतलब अगर वो bail furnish कर सकता है, bail bond produce कर सकता है, security furnish कर सकता है, तो कोर्ट के पास उसकी bail को reject करने का discretion नहीं है, bail आपको देनी ही पड़ेगी। वो offenses होते हैं bailable offenses। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस थोड़े और सीरियस ऑफेंसेस होते हैं, जहां पे बेल को देना, मतलब बेल को ग्रांट करना या रिजेक्ट करना कोर्ट की डिस्क्रेशनरी पावर में आता है। अब यहाँ पे जो सेक्शन इन्वॉल्व था इस केस में वो था सेक्शन 439 CRPC। Right, 439 CRPC, which deals with the power of High Court and Court of Session to grant bail if the lower court has rejected it. अब इस सिचुएशन में हाई कोर्ट्स और कोर्ट ऑफ सेशन अपने डिस्क्रेशनरी पावर को यूज करके, अपने विजडम को यूज करके डिसाइड करते हैं कि बेल देनी है या नहीं। अब अगर वो बेल देने का राइट रखते हैं तो उसे कैंसिल करने का भी राइट रखते हैं। अब क्योंकि नॉन बेलेबल, अगेन क्योंकि बिकॉज इट इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, बेल कैन नॉट बी जस्ट गिवन अवे लाइक दैट. You have to be cautious and there are certain parameters, considerations which are to be kept in mind, जिनको जुडिशरी कंसिडर करती भी है, जैसे कि सीरियसनेस ऑफ ऑफेंसेस, ऑफेंस का सीरियसनेस क्या है, ऑफेंस का नेचर क्या है, राइट। अक्यूज्ड के एब्सकॉन्ड करने के कितने चांसेस हैं, अगर उसे कस्टडी से रिलीज कर दिया गया तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भाग जाएगा, इसे भी कंसिडर किया जाता है। कहीं उसका कोई प्रायर कन्विक्शन तो नहीं, इससे पहले भी उसने इसी तरह का कोई मिलता जुलता ऑफेंस किया हो, उसमें उसका कंडक्ट कैसा रहा, एविडेंस के साथ उसका टेम्पर करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब अगर हम इसे रिलीज कर दें तो क्या इस चीज का चांस है कि ये इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा, जब इसे समन किया जाए अपीयर होने के लिए तब ये आएगा और एविडेंसेस के साथ या विटनेसेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। और इन सारे पैरामीटर्स पे अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो उस नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी बेल ग्रांट कर दी जाती है। अब इतने सालों से बेल की कोशिश हो रही थी, फाइनली 2021 में बेल ग्रांट कर दी गई फ्रैंक वाइटिस को। मैंने आपको बताया कि बेल डिस्क्रेशनरी पावर के तहत ग्रांट की जाती है, तो ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी अ कंप्लीट रिलीज ऑर्डर,
इट कम्स विथ कंडीशंस, इवन इन बेलेबल ऑफेंसेस फॉर दैट मैटर। आप इन्वेस्टिगेशन का पार्ट अभी भी हैं, भले ही आपको कस्टडी में नहीं रखा गया है, बट आप इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉग हैं, और आपका मिस होना या आपका कोऑपरेट ना करना जस्टिस को, इन्वेस्टिगेशन को, प्रोसीडिंग्स को इंटरप्ट कर सकता है, डिले कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप कोऑपरेट करें, और उस कोऑपरेशन को इंश्योर करने के लिए बेल को एक कंडीशनल ऑर्डर के फॉर्म में ग्रांट किया जाता है। मतलब आपको बेल तो दे दी जाएगी, लेकिन तभी दी जाएगी जब आप इन कंडीशंस को फुलफिल करें। जनरल कंडीशंस होती हैं जहां पे आप शहर छोड़ के नहीं जा सकते, देश छोड़ के नहीं जा सकते। अगर अर्जेंटली आपको जाना भी पड़ रहा है तो आप अपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को बता के जाएंगे, कोर्ट से परमिशन लेकर जाएंगे। इस तरह की जनरल कंडीशंस होती हैं जो बेल देते वक्त लगा दी जाती हैं। फ्रैंक वाइटस के ऊपर भी इसी तरह की कुछ कंडीशंस लगाई गई। प्रॉब्लम ये हुई कि वो कंडीशंस फ्रैंक वाइटस के हिसाब से इम्प्रैक्टिकल और आर्बिट्रेरी। अब यही है इस केस का पूरा मुद्दा। द एंटायर इशू ऑफ द केस रिवॉल्व्ड अराउंड द एस्पेक्ट कि बेल में लगाई गई कंडीशंस, द कंडीशंस ऑफ बेल वर एक्सेसिवली हार्श। वो बिना वजह अननेसेसरीली हार्श थी, और उनकी हार्शनेस की वजह से उसका आर्टिकल 21 में दिया गया प्रिवेसी का राइट वायलेट हो रहा था। और वो कंडीशन इस तरह की थी कि उसकी गिल्ट डिक्लेयर होने से पहले ही उसे गिल्टी मान रही थी। मतलब प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, जो कि क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का कार्डिनल फाउंडेशनल एस्पेक्ट है, उसे वायलेट कर रही। ठीक है, कैसे? फ्रैंक वाइटस के ऊपर कंडीशन लगाई गई। उनमें से एक कंडीशन थी कि वो अपनी नाइजीरियन हाई कमीशन से एक सर्टिफिकेट ऑफ अश्योरेंस लेकर आएंगे। उस सर्टिफिकेट अश्योरेंस सर्टिफिकेट में नाइजीरियन हाई कमीशन या नाइजीरियन गवर्नमेंट इस चीज की गारंटी लेगी कि वाइटस देश छोड़ के भागेगा नहीं, शहर छोड़ के भागेगा नहीं, उसे कोर्ट में जब बुलाया जाएगा तब आएगा, और वो इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट सपोर्ट देगा। दूसरी कंडीशन थी जो कि जिसपे एक्चुअल मुद्दा खड़ा हुआ था, वो थी फ्रैंक वाइटस का अपनी लोकेशन को शेयर करना। अब ये जो है अकेला सिर्फ फ्रैंक वाइटस का मसला नहीं था। 2023 में भी इस तरह का एक केस आया था जिसको बड़ी बेंच को रेफर किया गया, एक बहुत ही फ्रूटफुल जजमेंट नहीं आया, और उसको भी फाइनली इसी केस के साथ क्लब कर दिया गया, और उस केस का भी क्लैरिटी हमें इसी केस में मिल जाता है। एंड में बताऊंगी मैं कौन सा केस था वो। उसमें भी लोकेशन शेयर करना, गूगल मैप की पिन को शेयर करना वाज एन इशू। तो कंडीशन एक्चुअली ये थी कि आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जब भी डिमांड करेगा अब तुम्हारी लोकेशन को, तुम गूगल मैप्स की पिन व्हाट्सएप पे शेयर करोगे। मतलब तुम जिस वक्त जहां हो और आईओ अगर जानना चाहता है कि तुम कहाँ हो, तो तुम बिना किसी सवाल के, बिना किसी वेट के, बिना किसी डिले के अपनी गूगल मैप पिन को इमीडिएटली व्हाट्सएप पे शेयर करोगे, जिससे कि वो तुम्हारी लोकेशन को ट्रैक कर। वाइटस का कहना था कि ये कंडीशन उसके राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है। सोचने वाली बात है, हर वक्त आदमी कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कहाँ है, कहाँ नहीं है, वो इस चीज को बांटना नहीं चाहेगा, है ना। हो सकता है वो किसी ऐसी जगह पे हो जो बहुत पर्सनल हो, और वो अपने आईओ से इस बात को शेयर ना करना चाहता हो, राइट। अब कंडीशन आती है कि द क्वेश्चन एक्चुअली, द इशू वाज कि वाकई क्या गूगल मैप की पिन को शेयर करना आर्टिकल 21 का वायलेशन है, और क्या एक कंडीशन जो कि एक फॉरेन नेशनल पे लगाई गई है, उसकी कंट्री से एक अश्योरेंस मांगने की कि उसकी कंट्री है, उसकी जिम्मेदारी ले, हमारी कंट्री के इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में कोऑपरेशन की श्योरिटी उसी की कंट्री हमें दे, क्या इस तरह की कंडीशन सही है? क्या ये कंडीशन आर्बिट्रेरी तो नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लैंडमार्क जजमेंट दिया।
पहली कंडीशन से शुरू कर। पहली कंडीशन थी बेल की कंडीशन, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर था ये सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी का केस था 90s में, 1994 टू बी प्रिसाइज, वहां से लिया गया था। उसमें भी एक फॉरेन नेशनल पर कुछ नॉन बेलेबल क्राइम्स का एक्यूजेशन था और उससे भी अश्योरेंस का सर्टिफिकेट कोर्ट ने डिमांड किया। अब इस केस में कुछ मिलते जुलते फैक्ट थे, स्पेशली द नेशनैलिटी ऑफ द अक्यूज्ड, और इसीलिए उसी ऑर्डर के तहत, मतलब उसी ऑर्डर को फॉलो करते, क्योंकि वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो ये तो हाई कोर्ट की कंडीशन थी दी गई। वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, वो भी हाई कोर्ट का था, बट सुप्रीम कोर्ट में उसे अफर्म कर दिया था, मतलब दैट वाज आल्सो चैलेंज, बट सुप्रीम कोर्ट कंफर्म्ड इट कि कंडीशन आर्बिट्रेरी नहीं है। तो क्योंकि प्रेसिडेंट पे ऑलरेडी सेट था ये ऑर्डर, तो हाई कोर्ट ने इसी ऑर्डर को, उसी कंडीशन को इस केस में पेस्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 90s में जो सिचुएशन थी वो एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन थी। 90s was a different era than what we see right now. It was completely different. मिलेनियम के बाद चीज़ें बहुत चेंज हो गई, स्पेशली ऑन एन इंटरनेशनल बेसिस। 90s में कंट्रीज के बीच में किस तरह के रिलेशन थे, उनके बीच में किस तरह का अरेंजमेंट, किस तरह का डायलॉग एग्जिस्ट करता था, वो उसी समय था। आज की डेट में वो सब कुछ चेंज हो चुका है। सर्टिफिकेट ऑफ एश्योरेंस की अगर हम बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ एश्योरेंस जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको ऑब्टेन करना अपने आप में एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस। तो ये आदमी बहुत सालों से बेल की कोशिश कर रहा है। अब अगर हम इसे बेल दे रहे हैं तो हम इस पे एक ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं जिसको फुलफिल करना बेहद मुश्किल है। इट इज नॉट जस्ट डिफिकल्ट, इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, राइट। एक दूसरी कंट्री के कमीशन से सर्टिफिकेट ऑफ एश्योरेंस मांगना कि आप गारंटी लीजिए कि ये आदमी हमारे देश को छोड़ के भाग के कहीं नहीं जाएगा, इस चीज की गारंटी दूसरी कंट्री कैसे भी ले सकती है, किस सूरत में ले सकती है, इस चीज को मॉनिटर करना कैसे पॉसिबल होगा? हाउ विल अनदर कंट्री बी एबल टू मॉनिटर द वेयर अबाउट्स ऑफ अ पर्सन इन अनदर कंट्री कंप्लीटली? ठीक है, मैं अगर ऑस्ट्रेलिया में हूं तो इंडियन गवर्नमेंट मुझ पे कैसे नजर रखेगी? बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या एक इंडिविजुअल के पीछे इतनी ज्यादा पैरवी करनी पॉसिबल है? क्या वाकई रिसोर्सेज अलाउ करेंगी, स्पेशली टू अ कंट्री विच इज क्वाइट पुअर इकोनॉमिकली? ठीक है, तो ये इस विजिलेंस की उम्मीद क्या हम लगा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल होगा? क्या ये प्रैक्टिकल होगा? दूसरी बात, अगर वो मान भी जाते हैं कि चलो हम सर्टिफिकेट ऑफ एश्योरेंस इशू कर देंगे, तो क्योंकि एक इंटरनेशनल प्रोसेस है, इट विल टेक टाइम, और वो टाइम जब तक कि पूरा नहीं होता वाइटिस कस्टडी में ही रखा जाएगा। मतलब बेल मिलने के बावजूद भी वो रिलीज नहीं हो पाएगा। एक ऐसी कंडीशन जो कंटिंजेंट है किसी और इवेंट पे, वो किसी की आदमी की लिबर्टी को डिटरमाइन नहीं कर सकती। वो कंट्री बहुत साल लगा सकती है। हो सकता है नाइजीरियन गवर्नमेंट मान जाए कि हाँ हम आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, लेकिन उसमें हमें टाइम लगेगा, वी वोंट बी एबल टू प्रोवाइड इट टू यू अंटिल नेक्स्ट ईयर। तो एक साल तक अगर कंट्री सर्टिफिकेट नहीं देती है तो उसका ब्रंट जो है वो किसे बियर करना पड़ा? अक्यूज्ड को। ठीक है, उसने तो पूरी कोशिश कर ली सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने की, आपकी कंडीशन को फुलफिल करने की, लेकिन आपकी कंडीशन इस कदर कंटिंजेंट थी कि उसकी लिबर्टी आपने एक सर्टेन इवेंट पे ही कंटिंजेंट कर दी, उस सर्टेन इवेंट की हैपनिंग पे डिपेंड कर दिया, और उस इवेंट की हैपनिंग भी इतनी ज्यादा इम्प्रोबेबल है कि उसका रिलीज होना ना होना भी इम्प्रोबेबल हो जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट लीगल एड कमेटी में इस कंडीशन को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इस केस में कहना था कि भाई वो एक 90s का ऑर्डर था। उस जमाने में कोर्ट ने क्या सोचा, उस केस के फैक्ट्स क्या थे, सिचुएशन क्या थी, सोसाइटी क्या थी, कंट्रीज के बीच का रिलेशन क्या था, वो उसी टाइम का था। आज की डेट में वो सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं कि इसके फैक्ट्स चेंज हैं, कंट्रीज के बीच का रिलेशन चेंज है, अग्रीमेंट्स चेंज है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स चेंज है। तो जब सब कुछ बदल गया है तो हम उसी जजमेंट को कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कैसे वापस से रिसाइकिल कर सकते हैं? ठीक है, हर वक्त
जब भी आप बेल को या किसी भी जजमेंट को डिटरमाइन करते हैं या एनालाइज करते हैं तो आप उस प्रेजेंट सिनेरियो के बेसिस पे उसे डिटरमाइन करते हैं। किस केस में क्या जजमेंट होना चाहिए वो उसके फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा, राइट। आज का जो केस है, आज का जो जजमेंट है फ्रैंक वाइटिस, वो आज की कंडीशन पे बेस करेगा, ना कि वो कंडीशन जो 1994 के दौरान। एक ब्लैंकेट ऑर्डर की तरह उन्हीं ऑर्डर्स को लगातार रिसाइकिल करते रहना इज नॉट वाइज, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ जुडिशियल विजडम। ये एक आदमी के ऊपर अननेसेसरीली हार्श कंडीशंस इंपोज कर देता है। बेल में कंडीशंस को लगाना जरूरी है। अब आता है प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। बेल के कंडीशंस को प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के साथ बैलेंस करना पड़ता है। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस कहता है कि भाई आप किसी को भी गिल्टी नहीं मान सकते जब तक उसका गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं हो जाता। एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो सोचने वाली बात है, उस आदमी के साथ जिसका गिल्ट साबित नहीं हुआ है वो प्रैक्टिकली इनोसेंट है, और उस इनोसेंट आदमी के साथ एक गलत बिहेवियर को कंडक्ट करना या एक एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर को कंडक्ट करना अनजस्ट होगा, है ना। लेकिन इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को नजर में रखते हुए कुछ चीजें जरूरी होती हैं, और बेल कंडीशंस उसी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को फैसिलिटेट करने के लिए है। उसे गिल्टी नहीं माना जा रहा बिल्कुल, लेकिन उसके साथ बहुत ज्यादा लीनियंस भी बरती नहीं जा सकती, क्योंकि आफ्टर ऑल वो है तो सस्पेक्ट ही। वी माइट नॉट बी एबल टू कॉल हिम अ क्रिमिनल at such an early stage, but we cannot completely eliminate the fact कि इसके ऊपर बहुत serious accusations लगाए गए, और हम उस चीज को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस डिमांड करता है कि हम इस आदमी के साथ एक केयरफुल कॉशियस वे में चलें, और बेल कंडीशंस उसी कॉशियस वे का पार्ट है, ठीक है। लेकिन फिर भी इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस का मतलब है कि आप वही करेंगे जो सही है, राइट। और ये सही नहीं है कि आप किसी इंडिविजुअल पे, भले ही वो सस्पेक्ट है, एक फैंसीफुल फ्रीकिश कंडीशन बेल की लगा दें जिसे पूरा करना उसके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाए। इस कंडीशन को इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल ही माना गया और इसे डिसमिस कर दिया गया। इट वाज डन अवे विद। फ्रैंक वाइटिस was given the permission of not fulfilling this condition। ये था पहले जजमेंट का फर्स्ट पार्ट। अब जो लैंडमार्क पार्ट है वो है आर्टिकल 21, राइट टू प्राइवेसी। गूगल पिन, गूगल पिन सबको पता है, या फिर गूगल मैप्स का पिन। तो अगर आप अपनी लोकेशन को शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो आप अपने गूगल मैप की ऐप को ओपन करके शेयर लोकेशन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे भी एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप अपनी करंट लोकेशन को शेयर कर सकते हैं। अब वो करंट लोकेशन जो है वो एक पिन ड्रॉप करता है, और उस वक्त आप किधर हैं सामने वाले आदमी को बता देता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी टेक्निकलिटी को समझने के लिए गूगल कंपनी से ही एक एफिडेविट डिमांड किया कि हमें समझाओ कि ये है क्या एक्चुअली, व्हाट डज इट डू, ठीक है। एक प्रॉपर साइंटिफिक टेक्निकल बेसिस पे इस पिन का मतलब और इसका एग्जैक्ट फंक्शनिंग क्या है। तो एफिडेविट में ये समझाया गया कि ये लोकेशन शेयर करता है, जो गूगल मैप्स का जो पिन है वो लोकेशन शेयर करता है, वो करंट लोकेशन शेयर करता है, एक रियल टाइम ट्रैकिंग प्रोवाइड नहीं करता। मतलब मैं इस जगह पे हूँ, है ना, इस जगह पे मैंने अपने पिन को शेयर कर दिया, उस आदमी को पता चल गया कि मैं रूम के इस पर्टिकुलर पार्ट में खड़ी हुई। अब पिन शेयर करने के बाद अगर मैं कमरे से बाहर निकल गई तो उस आदमी को ये पता नहीं चलेगा, ठीक है। कंडीशन में इस रियल टाइम ट्रैकिंग की डिमांड नहीं की गई थी। कंडीशन में ये डिमांड की गई थी कि तुम कहाँ हो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे, वो आईओ को बता दो अगर वो तुमसे पूछ रहा है तो, ठीक है। ये प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है या नहीं, ये था एक्चुअल मुद्दा जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि एक रियल टाइम ट्रैकिंग की डिमांड नहीं की गई है, लेकिन लोकेशन की कभी भी किसी भी वक्त डिमांड करना भी एक
प्रिवेसी का वायलेशन तो है ही। आदमी 10 जगह जाता है, कुछ जगहों को वो शेयर नहीं करता। देयर आर मेनी प्राइवेट बिहेवियर्स दैट अ मैन कंडक्ट थ्रू आउट हिज रूटीन और हिज लाइफ। सर्टेन बिहेवियर्स आर नॉट वर्थ शेयरिंग। Now, if they are not criminal or if they are not harming anyone else, they are absolutely allowed. समझ आ रही है मेरी बात? तो उसी तरह से फ्रैंक वाइटिस भी कुछ ऐसी सिचुएशन या कुछ ऐसी प्लेसेस को विजिट कर सकता है जिनको वो अपने आईओ के साथ शेयर ना करना चाहे, और अगर वो इस डिस्क्रेशन को मेंटेन करना चाहता है तो आर्टिकल 21 उसे ये राइट देता है। राइट, प्रिवेसी के तहत उसके पास ये राइट है, और इस कंडीशन को भी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड मानते हुए इसे कैंसिल कर दिया। एंड फ्रैंक वाइटिस वाज गिवन द बेल परमिटिंग हिम नॉट टू फुलफिल द अबव कंडीशन। अब फाइनल जो वर्डिक्ट निकला है वो यही है कि आप किसी भी कंडीशन से एक व्यक्ति के आर्टिकल 21 को वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, आर्टिकल 21 हम सब समझते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, एक बेहद इंपॉर्टेंट सेक्रेड राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपको एक डिग्निफाइड मीनिंगफुल लाइफ की गारंटी देता है। अब इस लाइफ को डिग्निफाइड करने के लिए, इसमें मीनिंग इनकॉर्पोरेट करने के लिए देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट अ पर्सन इंडिविजुअल माइट रिक्वायर। वो सारी की सारी चीजें आपका फंडामेंटल राइट बन जाती हैं। एक इवॉल्व्ड बीइंग, एक रेस्पेक्टेबल डिग्निफाइड लाइफ को जीने के लिए जरूरी है कि आदमी काम करे, उसके सर पे छत हो, तन पे कपड़ा हो, खाने को रोटी हो, हाथ में नौकरी हो। ठीक है, तो ये तीनों चारों चीजें एक बेसिक रिक्वायरमेंट हो जाती हैं, जो कि आर्टिकल 21 के अंडर फंडामेंटल राइट्स में की कैटेगरी में आ जाती हैं। सिमिलरली एक आदमी की हेल्थ उसकी एक बेसिक डिग्निफाइड रिक्वायरमेंट है, मतलब उसकी लाइफ की डिग्निटी के लिए रिक्वायर्ड है एक हेल्दी लाइफ। हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी है कि हवा साफ रहे, पानी साफ रहे, तो साफ हवा और साफ पानी भी आर्टिकल 21 का पार्ट हो गया है। ठीक है, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो सारी की सारी जरूरतें, वो सारी की सारी एलिमेंट्स, चीजें जो आपको एक मीनिंगफुल इवॉल्व बीइंग की डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए चाहिए, वो आर्टिकल 21 आपको एज अ गारंटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, you can claim those features, those elements as a matter of right, privacy being one of them, right? तो इस कंडीशन को वायलेटिव ऑफ प्रिवेसी माना गया और फ्रैंक के बेल ऑर्डर से इन दोनों कंडीशंस को रिमूव कर दिया गया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लैंडमार्क जजमेंट। आर्टिकल 21 वगैरह से रिलेटेड बहुत सारी और कुछ लैंडमार्क्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये प्रोविजंस इन्वॉल्व थे, तीनों मैं आपको समझा चुकी हूँ। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये आपके लिए, ये मैंने इसलिए दे रखे हैं ताकि जो बच्चे नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं वो बना सकें। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस लॉज जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है वो है गोपालन का केस, मेनका गांधी का केस, और प्रिवेसी का अगर मैटर है तो केएस पुट्टुस्वामी, द लैंडमार्क विच एक्चुअली ब्रॉट प्रिवेसी इनटू द कैटेगरी ऑफ अ फंडामेंटल फ्रीडम। ठीक है, आर्टिकल 21 एक बेहद बेहद इंपॉर्टेंट मीन्स का टॉपिक है। हर किसी स्टेट में ये मीन्स में पूछा ही जाता है, मतलब आप मान के ही चलेंगे कि शॉर्ट या लॉन्ग आर्टिकल 21 पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और जब आर्टिकल 21 की बात आ रही है तो आप ये सारे केसेस तो मेंशन होंगे ही, आप अकेले नहीं हैं। जितना बच्चा मेंस लिख रहा है वो सारा का सारा बच्चा ए गोपालन, मेनका गांधी और मिनर्वा मिल्स, इन सारे जजमेंट्स को मेंशन करेगा ही करेगा। ठीक है, वो 100% करेगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़े लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। आप अकेले नहीं है, तो जब सभी के आंसर में वही सारे जजमेंट्स हैं, वही सारे केसेस हैं, तो आपका आंसर हाउ डज इट स्टैंड आउट? हाउ डू यू डिजर्व एक्स्ट्रा मार्क्स? हाउ डू यू डिजर्व अ डिफरेंट ट्रीटमेंट? You deserve different treatment, you deserve extra marks by putting an extra effort. And how does it manifest? By incorporating cases which are not usual. Frank Whitus versus NC भी एक लैंडमार्क केस बन चुका है। ये लार्जर बेंच को नहीं जाएगा, इसे ओवर रूल नहीं किया जाएगा, इसे कॉन्टेस्ट ही नहीं किया जाएगा। ये इतना कमाल का जजमेंट था, लैंडमार्क हो गया। ठीक है, अब ये लैंडमार्क जजमेंट 2024 का है, मतलब ये 2 महीने पहले का जजमेंट है। अगर आप इस साल एग्जाम लिखते हैं या नेक्स्ट ईयर एग्जाम लिखते हैं तो आपने उसी साल के केस को मेंशन कर दिया।
ये आपकी एक्स्ट्रा मेहनत को दर्शाता है जो बाकी बच्चों ने नहीं की है, ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये पूरी की पूरी जो सीरीज चलाई गई है वो इसलिए चलाई गई है ताकि आपके मेंस के आंसर्स अलग से दिखें, स्टैंड आउट कर सकें आप, राइट। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करिए। एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। बेल कंडीशन से रिलेटेड केस जो मैंने आपको बताया था 2023 का केस, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स वर्सेस रमन बुरारिया, जिसमें गूगल पिन को लेकर ही बात की गई थी। गूगल पिन को शेयर करना कॉन्स्टिट्यूशनली प्रिवेसी से वायलेट करता है या नहीं करता है। द सेम थिंग इस केस को फ्रैंक वाइटिस में भी डिस्कस किया गया है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे शॉर्ट आंसर आ सकता है, और उसमें आप इस केस को, क्योंकि ये लेटेस्ट केस है, इसे तो मेंशन करेंगे ही। आप इन लैंडमार्क्स को भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद है, गुरबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, राइट। ये बेल के लिए भी लैंडमार्क है। बेल से रिलेटेड जो और लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, जैसे जैसे वो आते जाएंगे मैं आपको पढ़ाती जाऊंगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ कर लेते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जवाब आप मुझे कमेंट्स में दीजिएगा। बहुत ही आसान है, आसान होने के साथ साथ ये सबसे ज्यादा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है। ये हर साल किसी ना किसी स्टेट के प्रीलिम्स में होता ही है, 100%। ऐसा कभी नहीं होता कि आर्टिकल 21 से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन प्रीलिम्स में ना आए, ठीक है। तो ये वन ऑफ दोज क्वेश्चंस है जो पूछा ही पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। Which landmark case recognized right to privacy as a fundamental right under Indian Constitution? One would presume कि 2017 के बाद, 18-19 इनफैक्ट के बाद, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों होगा? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने आर्टिकल 21 की सूरत बदल दी, ठीक है। दूसरा, इसने और दो लैंडमार्क जजमेंट्स के लिए जगह बना दी, जो कि नवतेज सिंह जौहर और जोसेफ शाइन था। के.एस. पुट्टुस्वामी के बिना होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करना, अडल्टरी को डिक्रिमिनलाइज करना इम्पॉसिबल था। बहुत कोशिश की गई पहले भी, ये सक्सेसफुल नहीं हुई, और इस जजमेंट की वजह से ही वो केसेस, वो बेंच वो जजमेंट दे पाई जो आज हमारी सोसाइटी के चेहरे को बदलने की कोशिश कर रहा है। ये जजमेंट 17 से लेकर 2037 में भी उतना इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसका जवाब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसका आंसर है क्या। बाकी आप मेनका गांधी आर्टिकल 21 से किस तरह से रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए। केशवानंद भारती 21 से रिलेटेड है या नहीं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्यों लैंडमार्क है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि पुराने लैंडमार्क जजमेंट्स को भूल जाइए और अपने आंसर में सिर्फ नए जजमेंट्स लिखिए, नहीं, पुराने लिखिए बिल्कुल, लेकिन पुराने जजमेंट हर कोई लिख रहा है, आप थोड़ा कुछ अलग भी कीजिए, आप नए भी लिखिए, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता डील विद बेल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब ये सीआरपीसी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मैंने ये पहले भी बताया था जब मैं नए लॉज को कंपैरेटिवली एनालाइज करके पढ़ा रही थी, कि पुराने लॉज से रिलेटेड प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन आते थे सेक्शन से रिलेट करते हुए, वो आज भी पूछे जाएंगे। आपको नया सेक्शन याद करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 304B आईपीसी क्या है? डाउरी डेथ, राइट। 304B डाउरी डेथ है, जिसे पूछा जाता है क्या कंटेन करता है, इनमें से कौन सी कंडीशन 304B के लिए नेसेसरी नहीं है। अब 304B भारतीय न्याय संहिता में कौन सा सेक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आईपीसी में भी ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो सेक्शन जो आईपीसी में इंपॉर्टेंट थे, वही सेक्शंस आज भी इंपॉर्टेंट है, बस आपको देखना है कि नया नंबर कौन सा है, क्योंकि कंटेंट तो मोर और लेस सेम ही है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइए। मैंने अपने सेशन में ये पढ़ाया है, इस वाले में नहीं लेकिन पहले के सेशन में पढ़ाया है। So if you want, you can write down the answers of these questions. ठीक है। Examine the scope of fundamental rights in the light of the K.S. Puttuswamy versus Union of India judgment. Is there any question of discretion in the matters of granting bail in the case of bailable offence? Explain with the relevant provisions under BNSS. CRPC से relate question है ये, मतलब
बेल से रिलेटेड ऑब्वियसली पहले सीआरपीसी हुआ करता था, लेकिन अब अगर ये पूछा जाएगा तो इसी फॉर्म में पूछा जाएगा। अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई सिंसियरली होप कि आपको ये केस समझ आया, इसका इम्पोर्टेंस समझ आया, इसमें दिए गए इश्यूज भी समझ आ गए। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, अगले एपिसोड में मिलेंगे। खैर सब अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, बाय बाय।